जी, ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी पार्टी का? ऑब्जेक्टिव क्या है सो दैट द पीपल विल रन आफ्टर यू? पार्टी जहां तक मेरा अध्ययन है, ये पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहकर रजिस्टर्ड हुई है कि सदाचार और नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा प्रार्थना पर बल। जिस तरीके की असहिष्णुता दिखाई दे रही है, राजनीति जी राजनीति करने के लिए ही आप मुक्त रहे ना? जी राजनीति बिना राजनीति निश्चित तौर पे जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है जो समाज पर तथाकथित तौर पर ऊपर बैठे हैं, और हम एक नया चेहरा देना चाहते हैं राजनीति में। उन स्ट्रगलर्स को आगे लाएंगे, उन को आगे लाएंगे जिनके अंदर जन्मजात प्रतिभा है, और उस प्रतिभा के द्वारा वे मास का मोटिवेशन करेंगे। इस पार्टी की जो प्रोग्राम दूसरी पार्टी में हो रहे हैं, आपकी पार्टी में नहीं बनी है, और पार्टी में 122 फाउंडर्स हैं। इस समय लगभग 3000 लोग और नए मेंबर बन चुके हैं। आप साफ तौर पे उनका सर्वे करा लीजिए। अभी तक इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों से पार्टी एकदम किनारे और अलग नजर आ रही है। ये गुण तो मंत्री बनने के बाद आते हैं ना। मैं इस बात के लिए भी कार्यशाला चलाऊंगा और इस बात के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये गुण उनके ऊपर ना आरोपित होने का अवसर आए। धन्यवाद जी। अब वो मार्केट की मसल पावर बन चुका है, जी, तो जी, आप जी। इस बारे में क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया, और इस सवाल पर ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जवाब देकर। मैं आपको बता दूं, राजनीतिक दल जब होते हैं तो राजनीतिक दलों की एक आइडियोलॉजी होती है, और इस पार्टी की आइडियोलॉजी में एक बात साफ तौर पर, जाहिर तौर पर लागू करेगी आगे। किसी भी चीज का, खाद्य पदार्थ का जो एक मूल्य, लागत मूल्य आता है, उसके उस पर सरकार उसके मार्जिनल प्रॉफिट को तय करे, और उससे ज्यादा मूल्य पर वो पदार्थ, वस्तु नहीं बेची जा सकती। इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, उसी आइडियोलॉजी को लेकर आगे आएंगे। हम आपको एक उदाहरण दें, पानी है। पानी बनाने पर ये मिनरल वाटर जो बिक रहे हैं, आज की डेट में 6 रुपए से शुरू होकर आज 25 रुपए, 20 रुपए, और कुछ प्रोडक्ट के वाटर 300 रुपए तक के पानी आपके बाजार में उपलब्ध। कम से कम भारत को इस प्रकार का जिन साजिशों ने बाजार बना दिया है, हम उन साजिशों को कामयाब नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्धता से काम करेंगे। हमारे लागत कम आए और इससे वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। इस प्रकार की एक धारणा इस पार्टी के गठन के साथ ही आइडियोलॉजी में है। धन्यवाद जी। तो ये प्याज का हल जो है, इसी हल के लिए हुए निश्चित तौर पे, और मैं इसके आगे भी एक लाइन आपको बता दूं, पाकिस्तान को ऑर्डर हो चुके हैं, उससे भी नीचे जाएगा। जब हम कुछ भी चीज मंगाएंगे, डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो रुपया उससे भी नीचे जाएगा। लेकिन इनको चुनावी हथकंडा चाहिए, तो ये नवंबर में चुनाव सस्ती कर लेंगे। काल अगर आपकी पार्टी जीत जाए जी। काल अगर आप सरकार पे बैठे जी, तो ये सब चीजों को क्या आप जेब में रख देंगे ना? ये सब चीजों को भी आप मतलब राजनीतिक इशारा ये मैं पूरी तौर पर साफ मंशा से आपको बता रहा हूं कि पार्टी की मंशा बहुत साफ है, और ये पार्टी पहली पार्टी ऐसी है जो आम चीजों की, आम जरूरतों की चीजों पर, आम तौर के नियम कानूनों पर बन के आगे आएगी। और मैं खुद रास्तों पे चलता हूं, लोगों का दर्द अनुभव करता हूं। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि कम से कम भारत इतना समृद्ध है कि वे अपने लोगों का पेट भर सकते हैं। हम आपको ये वादा कर रहे हैं, जिस दिन भी ये ताकत मिलेगी, कुछ जरूरी चीजों के दाम कतई नहीं घटेंगे, चाहे मिसाइलों का उत्पादन देश में हो और चाहे ना। उस दाम को हम बढ़ने नहीं देंगे। मेरा साफ मानना है, जिसको आप प्याज कहते हो, जिसको आप मिर्चा कहते हो, वो गरीब आदमियों की सब्जी वही है। वो नहीं जाता है 80 रुपए किलो की सब्जियां 100 रुपए 200 रुपए की किलो की सब्जियां खरीदते। प्याज और मिर्चा गरीब आदमियों की सब्जी है, और आज प्याज और मिर्चे का ये हाल है। कम से कम हम इस देश में ऐसी व्यवस्था लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की चीजों की जरूरत के तौर के लिए कभी भी उसको निराश ना होना पड़े। मैं बिल्कुल ये काम करूंगा। धन्यवाद। लड़ना चाहिए, इसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं
अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से ये जरूर उम्मीद करता हूं कि वो चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए जाहिर तौर पर आज कुछ लोगों के नाम, जो जैसा कि चुनाव आयोग की नियमावली है कि 10% लोग चीजों पे जरूर लड़ना है, तो उसमें महरौली विधानसभा क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र जनोठी जी, चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से चांदनी चौक से प्रवेश कनौजिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। द्वारका से श्री राजेश तिवारी का नाम है। पटेल नगर से प्रमोद कुमार जी हैं। सदर बाजार से स्वयं संजीव राठौर जी का नाम है। और इसी तरीके से बहुत जल्दी हम सारी सूची लेकर आपके सामने जी सदर पार्टी के आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति निर्णय लेने में उनका हर बार विलंब चल रहा है। उनको खतरा तो नहीं हो रहा है? इस पर भी मुझे कुछ साजिश नजर आती है, पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी। कांग्रेस को तो खतरा नहीं हो रहा है कि आदर्शवादी कांग्रेस आ रही है जी? कांग्रेस को तो कोई खतरा नहीं हो रहा है कि आदर्शवादी? देखिए, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं उसके साथ एक विशेषण जोड़कर बात कीजिए। वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस को आदर्शवादी से निश्चित तौर पे खतरा हो सकता है, इसीलिए सिंबल लेने में देर। अब ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये हाजिर होना पड़ेगा, और अगर वे चोर नहीं है, अनैतिक नहीं है, तो कम से कम उनको एक मिनट अपने मुंह से ये कहना पड़ेगा कि हाँ, हम पाक साफ हैं। नहीं, अगर जिनके ऊपर केस चल रहे हैं या जिनके केस का कोई फैसला आ चुका है, उनको आप टिकट देंगे या नहीं देंगे? जिनके केस का फैसला आ चुका है तो कानून उनके भविष्य का निर्धारण ऑलरेडी कर चुका है। उस पर फैसला लेने ना लेने का अब कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। नहीं, अगर जिनके पास केस चल रहा है उन पर ये देखना है कि क्या चार्जशीट फाइल हो गई है कि नहीं, और अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तब हम उस आदमी को व्यवस्था से बाहर रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वहाँ पे, लोगों का कहना है कि जो दंगे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने बहुत लेट जो है आज कुछ लोगों को भी सस्पेंड किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और आपने मेरे गृह राज्य का सवाल उठाकर मुझे थोड़ी मजबूती दी है। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के अभी तक के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में छोटे बड़े मिलाकर 104 से ज्यादा दंगे हो चुके। बहुत दबे स्वर में ये कहा जाता है कि उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री के प्रोत्साहन में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। वे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की वजह से मुख्यमंत्री को निर्णय लेने से रोकते हैं, और धीरे धीरे परिणति यहाँ आती है। मैं भारत के कानून से मजबूत और किसी मुल्कों में कानून नहीं है। ये इस तौर पे देखा जाए तो सरकार सीधे तौर पे गुनाहगार है, और सरकार पे कुछ स्वयंसेवी संगठनों को आगे आकर मुकदमा दर्ज कराने के बाबत बात करनी चाहिए, और उनको कटघरे में खड़ा करके यह सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जो निरपराध लोग अनायास मारे जाते हैं या जिनकी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, उनकी भरपाई और जिम्मेदारी कौन लेगा? धन्यवाद। सरकार को हटा देने से आप भी मांग करते हैं? देखिए, मेरे मांग करने से अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा हो और राष्ट्रपति शासन इस बात की जिम्मेदारी हो कि बाद में सब ठीक चलेगा, तो मैं भी मांग कर सकता हूँ। एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, जितने मैंडेट की जरूरत है उससे ज्यादा मैंडेट मिला है। मैं समझता हूं अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा देनी चाहिए, बजाय उसके कि चोर से चोरी का माल ले लो और बाकी कह दो किनारे रह जाए। आप कह रहे हैं कि 104 दंगे हो गए हैं जी। गुजरात में एक दंगा हुआ था जी, तो सब कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यहाँ 104 को भी आप कहने में कोताही बरत रहे हैं, ये क्या मतलब? ये नहीं, कोताही बरतने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि मैंडेट की सरकार आई है, और जब जनता ही सर्वोच्च नहीं, जनता सर्वोच्च है तो जनता के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पर नहीं, गुनाह की सजा तो दी जा सकती है ना। मैं गुनाह की सजा मिलने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए और भी तरीके हैं जो अमल में लाई जानी चाहिए। देखना नहीं चाहिए ना जी।
गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। हाँ जी, मैं इस तरीके से चुनी हुई सरकारों के उखाड़ने के खिलाफ हूं। कल अगर आपने मुख्यमंत्री बन जाए तो आपको उखाड़ के भी फेंक दिया जा सकता है, ये डर आपकी है? नहीं, ये डर की वजह से नहीं है, ये डर की वजह से नहीं है। बेसिकली जनता के फैसले का सम्मान ये वजह है। 104 दंगा होने के बाद मैं इसको यूं कहूं कि 104 इलाकों में दंगा होने के बाद ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका भी सहयोगी मुद्दे आपने जो गिनाए थे उसके आधार पर चुनाव जा सकता है दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा। दिल्ली के अंदर किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है ये आप पूछ रहे हैं, और आपका कहना है कि जो नैतिकता की बात करके हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो यहाँ लड़ा जा सकता है कि नहीं? जी, मेरे मित्र, मैं एक चीज और जानता हूँ, वो ये है कि दिल्ली में पढ़ाई लिखाई का एवरेज सबसे ज्यादा है और यहाँ का जो मतदाता है वो सबसे ज्यादा जागरूक है देश की राजधानी होने की वजह से। 42% लोग वोट देने जाते हैं। मैं ये भी जोड़ने वाला हूँ आपकी बात भी। अगर ये मतदाता सड़क पर निकल के नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आवाज उठा दे तो व्यवस्था एक दिन में बदल जाएगी। बिल्कुल लड़ा जा सकता है इस मुद्दे पर। सवाल इसका है कि उन लोगों को प्रेरित करना होगा जो इस मुद्दे पर सड़क पर निकल के लड़ाई लड़ सकते हैं। धन्यवाद। रणनीति बहुत साफ है। कुछ बायोडाटा ऑलरेडी पार्टी के पास हैं और पार्टी जमे जमाए राजनीतिज्ञों से अलग हटकर उन कर्मशील युवाओं को ले के आगे बढ़ना चाहती है जिनके अपने जज्बे हैं, अपने सपने हैं, उनका अपना स्टेमिना है, वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन चूंकि पार्टियां टिकट देने को राजी नहीं हैं, इसलिए वो इधर उधर के मंच से राह तलाशते हैं। हम उनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे जी। ऐसे में चुनावी मुद्दे आप क्या समझते हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव में उतरेंगे? बहुत बढ़िया। वैसे मेरे देखे जाने से दिल्ली में अब की चुनावी मुद्दा बहुत हद तक महिला सुरक्षा और बढ़ती हुई महंगाई ही रहने वाला है। तो ये मुद्दे तो मेरे केंद्र में हैं ही। साथ में हम ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली जाकर निकल कर वोट दे दे तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है जी। लेकिन अभी चुनाव में काफ़ी कम समय रह गए, नवंबर में चुनाव होने और बाकी पार्टियां पूरी तैयारी से हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि कुछ दिक्कतें आएंगी चुनाव में? हाँ, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपको लगता है चूंकि पार्टी का स्टेट कन्वीनर अभी बना है तो निश्चित तौर पे ये दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन पार्टी मुखातिब आज आपसे हो रही है। पार्टी दिल्ली में पिछले 1 साल से काम कर रही है, उसका रिजल्ट आएगा तो आपको निश्चित तौर पे रिजल्ट से पता लगेगा जी। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी, इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि जो प्रत्याशी आप लोग जिनका चयन आप कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उनका चयन किया जा रहा है? उनका चयन हमारा सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में किया जा रहा है। जैसे जैसे जो विधानसभा है वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई वर्षों से समाज के लिए काम किया है, विकास के लिए क्या है, समाज के सुधार के लिए क्या है, ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन देगी हमारी आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। आपको इस पार्टी की अब शुरुआत हो गई है, मतलब पार्टी की आधारशिला रख दी गई है, कुछ प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भूमिका आप निभा पाएंगे अगले चुनाव में? काफ़ी देर से इस चीज़ देर ज़रूर है, मगर कहना चाहिए कि जैसा भी आपको प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हमारी प्रक्रिया पीछे से चली आ रही है और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होंगे। सब चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि हम कहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आपको नजर। लेकिन इसके लिए सिर्फ दिल्ली चुनाव का चयन क्यों किया गया, बाकी और भी 4 राज्य हैं? उसके लिए ये है कि जब चुनाव आयोग से जब बात हुई तो उन्होंने कहा 1, 2 या 3 या 4 जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप 1 का डिक्लेयर कीजिए। उन्होंने कहा आप उसको देखिए, एक पहले दिल्ली तो है ना जहाँ से हमारी शुरुआत होनी है, ये तो आप बताएं। शुक्रिया।